क्या वाकई में इजराइल एक ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है? इजराइल का जो ऑपरेशन है उसका दायरा ईरान तक जा चुका है। ये जो मैप्स हैं ये बता रहे हैं कि इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो कहां-कहां कार्रवाई कर रहे हैं। इजराइल का इलाका इतना सा है, क्या इजराइल एक अलग नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा है? वो नक्शा है जो कि भारत में तय हुआ था। यह हाइफा पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी 2025 से पहले तक अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो इस पूरे इलाके को ट्रेड के लिहाज से क्या सिक्योर किया जा रहा है? पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग आखिर कब खत्म होगी? इजराइल के ऑपरेशंस को 460 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आखिर कब थमेगी इजराइल की बमबारी? इजराइल का यह प्लान आतंकियों के खिलाफ है या नक्शे पर कोई नई लकीर खींचने की कोशिश? बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं या फिर इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता बना रहे हैं? इन तमाम सवालों पर जल्दी से लगाते हैं दूरबीन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के साथ शुरू हुआ इजराइल का ऑपरेशन 460 दिन पूरे कर चुका है, लेकिन अभी भी यह ऑपरेशन लगातार जारी है। न केवल यह जारी है बल्कि इसका दायरा पश्चिम एशिया के कई मुल्कों तक फैल चुका है और यह सवाल बरकरार है कि आखिर इजराइल कब और कैसे थमेगा? इजराइल क्या बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसको लेकर हर कोई अपने कयास लगा रहा है और इसमें इजराइल भी कई बार एक गेस वर्क के लिए सामान दे देता है। कभी सवाल उठता है कि इजराइल एक ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनना था उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, उसे सुरक्षित किया जा रहा है। ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल हैं जो इजराइल के इस ऑपरेशन के बीच लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। न केवल गाजा के इलाके के अंदर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर लेबनान के साथ हुए सीज फायर के बावजूद, हिजबुल्लाह के साथ हुए संघर्ष विराम के बावजूद वहां भी बमबारी करता है। सीरिया के कई इलाकों के अंदर उसने लगातार बमबारी भी की है और बल्कि गोलान हाइट्स के कई इलाकों के ऊपर अपनी पोस्ट भी स्थापित कर ली है, इस दलील के साथ कि जब तक सीरिया के अंदर एक स्थिर और स्थायी सरकार नहीं आ जाती तब तक इजराइल अपनी हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके की पोस्ट अभी नहीं छोड़ने जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल का जो ऑपरेशन है उसका दायरा ईरान तक जा चुका है। इराक के कई इलाकों के अंदर वो बमबारी कर चुका है। साथ ही जो हूथी के ठिकाने हैं यमन के अंदर, वहां भी कई बमबारी इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार करती रही हैं। लगातार अपडेट्स में आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के साथ ये बताने की कोशिश हो रही है कि इजराइल का पूरा ऑपरेशन जस्टिफाइड है। कितना जस्टिफाइड है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन इजराइल फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप लगातार लेटेस्ट पोस्ट देखें तो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो अपडेट दिए जा रहे हैं उसके अंदर दोनों तरफ खतरा बरकरार है। यानी इजराइल के ऊपर भी खतरा ऐसा नहीं है कि टला नहीं है, क्योंकि हमास लॉन्च्ड अ प्रोजेक्टाइल टुवर्ड्स केरम शलोम, अ की क्रॉसिंग फॉर फैसिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इन गाजा। यानी गाजा के अंदर जो मानवीय सहायता भेजी जा रही है उसके एक क्रॉसिंग के ऊपर, जो से करम शलोम कहा जाता है, उस क्रॉसिंग एरिया के ऊपर हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। ये अब से कुछ देर पहले का जो अपडेट है वो ये बता रहा है और इन अपडेट्स के साथ ही इजराइल जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऑपरेशंस लगातार जारी है। ये जो नक्शे आप देख रहे हैं ये बताते हैं कि इजराइल के ऊपर कहां-कहां सायरन बजे हैं, इजराइल पर कहां-कहां से खतरा हुआ है और कैसे उसका आयरन डोम एक्टिव हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मैप्स हैं ये बता रहे हैं कि इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो कहां-कहां कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो नक्शा है ये स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स ऑफ द हूथी टेररिस्ट रिजीम, यानी हूथियों के सना के एरिया के अंदर जो वेस्टर्न कोस्टलाइन है यमन की, यानी यमन का जो पश्चिमी हिस्सा है उसके अंदर जो हूथियों के ठिकाने हैं, उनके सैन्य ठिकाने हैं, उसके ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है और इस तरीके के अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। पर जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या यह सवाल कई जगह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में इजराइल एक ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है? ग्रेटर इजराइल का आइडिया बहुत पुराना है। इसके ऊपर अमर उजाला में दूरबीन में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, उसे भी जरूर देखिएगा, उस पर भी अपने कमेंट दीजिएगा। लेकिन ये जो ग्रेटर इजराइल का आइडिया है ये केवल चर्चाओं में नजर आता है, क्योंकि अगर आप वास्तविकता में देखें तो इजराइल का जो आकार है उसे आप तुलना करिए। ये जो ग्रेटर इजराइल का तथाकथित मैप दिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है, उस मैप से अगर आप तुलना करें तो वो मैप बहुत बड़ा है, जबकि वास्तविकता में जो इजराइल का आकार है वो इजराइल का आकार ये है। ये गाजा का इलाका है, इसके अलावा ये वेस्ट बैंक का इलाका है जिसे, और साथ ही ये जॉर्डन है। ये आप इसे फिलिस्तीन कह सकते हैं, ये फिलिस्तीन का इलाका है, लेकिन ये जो एरिया है ये इजराइल है और यहां पर लेबनान है। इजराइल का इलाका इतना सा है, लेकिन
इस नक्शे के अंदर जो इजराइल दिखाया जाता है, जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जाता है, उसके दायरे में तो मिस्र की जमीन आती है, साथ ही उसके अंदर जो है सऊदी अरब का भी कुछ इलाका आता है, साथ ही उसके अंदर सीरिया आता है और उसमें पूरा ही लेबनान आ जाता है और साथ ही इराक के कुछ हिस्से भी बताए जाते हैं इस तथाकथित ग्रेटर इजराइल के मैप के अंदर। ये ग्रेटर इजराइल क्या वाकई में बनाने की कोशिश हो रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो लोग पूछ रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इजराइल के लिए वो पॉइंट कौन सा है जब वो अपना ऑपरेशन बंद करेगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो बंधक हैं उनकी रिहाई तक यह ऑपरेशन न केवल जारी रहेगा, बल्कि इजराइल के लिए जब जब जहां जहां खतरा मौजूद है वो खत्म नहीं होता तब तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन इजराइल का पैमाना क्या है? किस आधार पर इजराइल यह तय करेगा कि अब उसके लिए खतरा खत्म हो चुका है? यह बड़ा सवाल है और यह कई क्वार्टर्स में पूछा जा रहा है। लेकिन इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले के साथ यह सवाल तो खड़े हुए ही हैं कि आखिर इजराइल क्या यह नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा है? लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में नक्शे की बात छिड़ी है तो सितंबर 2024 के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली की बैठक थी उसके अंदर भी ये नक्शा दिखाया था। इस नक्शे को देखकर भी एक बहस शुरू हुई थी कि क्या इजराइल एक अलग नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस नक्शे के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और ईरान के साथ साथ ईरान के समर्थित जो गुट हैं उन गुटों की मदद से जिस तरीके से एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है ईरान, उसको लेकर यहां यूएन के मंच से बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कर्स है, कर्स यानी ये श्राप है। लेकिन वो आशीर्वाद किसे कह रहे हैं, वो अच्छाई किस में देख रहे हैं? द ब्लेसिंग्स। ये नक्शा भी आप देखिएगा, क्योंकि यूएन के मंच से बेंजामिन नेतन्याहू जो ये दो नक्शे दिखा रहे हैं, इसी के अंदर सारा गणित और सारी जो समीकरण है, जो रणनीति है, वो यहां पर छुपी नजर आ रही है। क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स का नक्शा वो दिखा रहे हैं, ये दरअसल वो नक्शा है जो कि भारत में तय हुआ था। भारत में, जी हां, सितंबर 2023 में जब भारत के अंदर G20 की बैठक हुई थी, उस G20 की बैठक के अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC ये तय हुआ था, और उस नक्शे को लेकर यहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इजराइल समृद्धि के साथ खड़ा है, कैसे इजराइल जो है वो लोगों की बेहतरी के साथ खड़ा है। लेकिन ईरान, जिस पर वो आरोप लगाते हैं कि उसने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पर आतंकियों की पूरी फहरिस्त खड़ी कर दी है और इजराइल को घेरने और उसके वजूद पर खतरा खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसकी इस साजिश को इजराइल नाकाम करके रहेगा। यह दरअसल IMEC है। IMEC यानी भारत के मुंबई और यहां मुंद्रा पोर्ट से सीधा रास्ता बनेगा, जो रास्ता बनेगा यहां पर UAE के अल गुफायत, इसके अलावा हरदा जो सऊदी अरेबिया में है, अल हदीता है, रियाद है, और यहां से इजराइल का ये हाइफा पोर्ट है। और ये जो हाइफा पोर्ट है, आप याद रखिएगा, ये हाइफा पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से भारत का इतिहास तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन इस हाइफा पोर्ट के पास में ही यहां ये लेबनान है। और लेबनान के ऊपर जिस तरीके से बमबारी की थी, लेबनान में हिजबुल्लाह ने अब संघर्ष विराम कर लिया है इजराइल के साथ में। यानी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते को यदि आप देखें तो आपको इजराइल का ऑपरेशन भी समझ में आ जाएगा कि इजराइल जिस इलाके के अंदर बमबारी कर रहा है, जहां जहां इसके लिए खतरा महसूस हो रहा है, इसको अगर आप इस नक्शे पर देखें तो यहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी भारत का जो मुंबई है वहां से यदि सामान चले, या गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से यहां से सामान चले, तो वो सामान यहां पर दुबई पहुंच सकता है। इसके अलावा यहां पर बहरीन के रास्ते ये यहां पर रियाद पहुंचता है, और रियाद के बाद यहां से इस रास्ते को, इसको सामान को पहुंचाया जाए, और उसके बाद ये इजराइल का हाइफा पोर्ट है, और इस हाइफा पोर्ट के पास में जो है वो सामान को पहुंचाया जाए, और यहां से उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा पूरे यूरोप तक जाने का। क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यानी जो भूमध्य सागर है, यहां से टर्की का अंतालिया है, और टर्की और उसके आगे का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। यानी हाइफा पोर्ट से यहां पर सामान पहुंचने के बाद, ये हाइफा पोर्ट से जो सामान है वो यहां से जो टर्की है वहां जा सकता है, इसके अलावा ग्रीस जा सकता है, और साथ ही जो पूरा यूरोप है, ये यूरोप है, इस यूरोप का पूरा दरवाजा जो है वो इस सामान के लिए यहां से खुल जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे बनाने की सहमति कब हुई थी, कहां हुई थी? वो हुई थी भारत में हुई G20 की बैठक के दौरान, यानी सितंबर 2023 में। और उसकी तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तस्वीर है जो कि सितंबर 2023 की है, वहां पर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात की थी भारत ने, इसके साथ इस आयोजन को किया था।
और उस आयोजन के दौरान ही यह तस्वीर भी सामने आई थी, क्योंकि यह तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके अलावा यूएई के सुल्तान, साथ ही सऊदी अरब के सुल्तान, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और उसके साथ ही ये सहमति बनी थी यहां पर कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और आप देखिए कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका रास्ता लगभग उसी इलाके का है जिस इलाके के अंदर इस समय इजराइल ऑपरेशन चलाता हुआ नजर आ रहा है, जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ब्लेसिंग कह रहे हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इजराइल इन तमाम ऑपरेशंस के जरिए इस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता साफ कर रहा है? क्योंकि अब लौटते हैं एक बार फिर से इसी नक्शे के ऊपर। इस नक्शे को अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल जो ऑपरेशन चला रहा है, उस ऑपरेशन का दायरा कहां कहां है। इजराइल एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहता है, यानी ईरान के प्रॉक्सीज या ईरान के समर्थित जो शिया गुट हैं, आतंकी गुट हैं, उनको खत्म करने की बात करता है, तो उनके खिलाफ वो ऑपरेशन चला रहा है लेबनान के अंदर, जो बॉर्डर हाइफा के बिल्कुल नजदीक में है। इसलिए हाइफा के इस पोर्ट को खतरा न हो, इसके लिए लेबनान के साथ जो बॉर्डर है वहां पर हिजबुल्लाह का खतरा कम किया जा रहा है। वहां पर हसन नसरुल्लाह जो कि जनरल सेक्रेटरी था हिजबुल्लाह का, उसे मार गिराया गया। इसके अलावा सीरिया, जहां से बड़ा खतरा हो सकता था, सीरिया के अंदर ईरान जिस सरकार का समर्थन नहीं करता था, यानी बशर अल असद की सरकार, वो सरकार यहां से अब जा चुकी है और अल शरारा यानी मोहम्मद अल जलानी की जो सरकार है या उनके समर्थक जो गुट हैं, उनका यहां पर इस समय शासन आ चुका है। यानी सीरिया अब न्यूट्रल हो चुका है, सीरिया से खतरा नहीं है। जॉर्डन पहले ही अमेरिका और इजराइल के साथ है, इसलिए जॉर्डन से कोई खतरा नहीं है। साथ ही सऊदी अरब, यहां पर खतरा नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा हो सकता है यमन, क्योंकि यमन में जो हूथियों के ठिकाने हैं वो इस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको तस्वीरों में बताया कि किस तरीके से यहां ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये यमन का इलाका है, इस यमन के इलाके के अंदर भी खतरे को खत्म किया गया है, खतरे को कम किया गया है। यानी एक बार फिर अगर इस नक्शे पर लौटें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि लेबनान के अंदर यहां न्यूट्रल कर लिया गया ताकि हाइफा का पोर्ट सुरक्षित हो जाए। इसके अलावा सऊदी अरब में अगर आप आते हैं तो यहां पर जद्दा के इलाके के अंदर, यहां पर चूंकि हूथी जो हैं वो लगातार यहां वार करते रहे हैं, इसलिए हूथियों के ठिकानों को यहां पर न्यूट्रलाइज किया जाए। जो वेस्टर्न यमन है उसके ठिकानों को नष्ट किया गया है। इसके अलावा यहां पर इराक के इलाके में यहां से खतरा हो सकता है, इसलिए इराक के इलाके के अंदर भी हजदल शादबी समेत जो भी रेजिस्टेंस गुट के, कथित तौर पर जो ईरान समर्थित रेजिस्टेंस गुट के आतंकी हैं, लड़ाके हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। यानी ये जो एक बड़ा खतरा हो सकता था, उसे यहां पर इजराइल अब तक अपने इस ऑपरेशन के अंदर न्यूट्रलाइज कर चुका है। साथ ही ईरान की ताकत भी उसने काफी हद तक ईरान को यह चैलेंज कर दिया है कि ईरान यदि हमला करता है, ईरान यदि वार करता है तो ईरान के लिए कीमत बड़ी हो सकती है। और ये जो गारंटी है, एक तरीके से ये गारंटी अमेरिका भी दे रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा कि इस तस्वीर के अंदर किस तरीके से जो बाइडेन, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो करीबी बात करते हुए नजर आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री। और केवल जो बाइडेन ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ भी बड़ी करीबी है। मारा-लागो के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर चुनाव से पहले ही जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात कर ली थी। और उसके बाद जो लगातार बयान आए हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने कहा है कि अगर मेरे शासन संभालने से पहले यानी 20 जनवरी 2025 से पहले तक अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो डोर्स ऑफ द हेल विल ब्रेक आउट, यानी तबाही आ जाएगी इलाके के अंदर। ये बड़ी धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। यानी कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो ये ऑपरेशन चला रहे हैं, उस ऑपरेशन के पीछे अमेरिका का फुल सपोर्ट नजर आता है। ये फुल सपोर्ट आपको यहां भी नजर आता है, क्योंकि अमेरिका के जो अधिकारी हैं, अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं, वो लगातार, खासतौर पर जो सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल कमांड के अधिकारियों ने हाल ही में मुलाकात की है। द डेप्यूटी कमांडर ऑफ द सेंट्रल कमांड वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर, जो कि इजराइल पहुंचे हैं लास्ट वीक, और उन्होंने मुलाकात की है जो एमजे अमीर बाराम हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ इजराइल फोर्सेस के। यानी अमेरिका और इजराइल कितने करीब से इस ऑपरेशन को संचालित कर रहे हैं, यह सवाल खड़ा हो रहा है। इस नक्शे पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहां पे जो हाइफा का पोर्ट है, उस हाइफा के पोर्ट के साथ में जो इजराइल सुरक्षित करना चाहता है इस इलाके को यहां से, ताकि वो रास्ता बन सके जिसे हम कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है
उस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता सिक्योर करने की कोशिश में कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ये ऑपरेशन तब तक चलाएंगे जब तक कि उन्हें यह सुनिश्चित न हो जाए कि ये जो पूरा रास्ता है जिसे वो अपनी स्पीच के अंदर, अपनी यूएन की स्पीच के अंदर ब्लेसिंग्स बता चुके हैं, उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए वो इस ऑपरेशन को मुकम्मल करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो सारा ऑपरेशन है ये बेसिकली एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी, एक ग्रैंड इकोनॉमिक प्लान है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं इजराइल के। अरब देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन के कॉज का समर्थन करते हैं, लेकिन न तो संयुक्त अरब अमीरात ने, न कुवैत ने, न सऊदी अरब ने, न जॉर्डन ने, किसी ने भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई इसलिए भी नहीं की है क्योंकि ये जो IMEC बन रहा है, इस IMEC का जो गलियारा है, इसका जो रास्ता है वो इन्हीं देशों से होकर गुजरता है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये तो इसके लाभार्थी हैं। इसलिए उन्हें भी एक तरीके से इस बात का सुकून हो सकता है कि ये ऑपरेशन अगर एक बार हो जाता है तो इस ऑपरेशन के बाद एक बड़ा खतरा खत्म हो जाएगा, खासतौर पर वो खतरा जो ईरान से चला था। अगर आप देखें तो ईरान के इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ जो पहली कार्रवाई थी वो 2020 में उस वक्त हुई थी जब कासिम सुलेमानी को इराक के अंदर मारा गया था। और ये IRGC जो कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके मेजर जनरल थे, उसके कमांडर थे। और IRGC की जो फोर्स थी उसके कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक के अंदर मारा गया था उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और साथ ही यहां पर जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जो कि इराक के अंदर शिया गुट हैं वो, साथ ही सीरिया के अंदर जो उन्हें समर्थन हासिल था वो, साथ ही यहां पर जो हिजबुल्लाह थे वो, तो ऐसे में एक पूरा कॉरिडोर बनता था यहां पर जो कि इजराइल के लिए खतरा होता था। यानी यहां से इजराइल पूरे शिया कॉरिडोर के जरिए यहां पर इन गुटों तक सारे हथियार पहुंचा जा सकता था। ये जो काबिलियत है, ये कह लीजिए, ये क्षमता ईरान ने डेवलप की थी। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से इजराइल लगातार ऑपरेशंस कर रहा है, लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है, उसके निशाने पर केवल गाजा का इलाका नहीं है बल्कि उसके निशाने पर यह सारा इलाका आ चुका है। और साथ ही ये जो यमन का इलाका है ये भी आ चुका है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ एडन का जो इलाका है यहां से ट्रेड होकर गुजरता है, खासतौर पर सुएज कनाल के जरिए यहां से ट्रेड गुजरता है। और ऐसे में ये जो इलाका है वहां पर हूथियों का जो आतंक है, खासतौर पर हूथियों के खिलाफ जो ऑपरेशंस यहां पर अब तक कामयाब नहीं हो पा रहे थे, वहां भी इजराइल ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस पूरे इलाके को ट्रेड के लिहाज से क्या सिक्योर किया जा रहा है। इसीलिए जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ब्लेसिंग्स कह रहे हैं, उस ब्लेसिंग्स को हासिल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस मंच पर तो कम से कम उन्होंने यही संकेत दिए थे। और आज यानी करीब करीब 4 महीने बाद जब हम पलट कर देखते हैं तो लगता है कि इजराइल इसी प्लान के ऊपर, यानी IMEC को सिक्योर करने के प्लान पर ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो सहमति थी, क्या यह सहमति पहले बन चुकी थी? और क्योंकि ये जब मीटिंग हुई, ये मीटिंग तब हुई, तब तक हमास का हमला नहीं हुआ था, लेकिन उस हमास के हमले के बाद ये ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ा। और उसके बाद जो है इसके अंदर आपको ऑपरेशन बढ़ता हुआ इजराइल का नजर आ रहा है। और इजराइल लगातार इस पूरे इलाके पर बमबारी भी कर रहा है और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम डॉट्स हैं जिन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी इजराइल की तरफ से इस बारे में कोई ठोस बयान नहीं दिया गया है कि वो अपने ऑपरेशन को आखिर खत्म कब करेगा। न ही हमास की तरफ से अभी तमाम बंधकों को रिहा किया गया है। यानी आप कह सकते हैं जो इजराइल खुद कह रहा है कि अभी हमास की तरफ से हमले जो हैं वो जारी हैं, बरकरार हैं, हमले किए जा रहे हैं। इसका मतलब ना तो हमास की कमर टूटी है, न ही हमास की तरफ से बंधक छोड़े गए हैं, न ही इजराइल ने हमास से घुटने टिकवाए हैं। हमास खत्म नहीं होता है, इजराइल का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। यानी पूरा पश्चिम एशिया का जो इलाका है वो इस समय अभी भी तनाव की आंच में जूझता और झुलसता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपको दूरबीन का ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही दूरबीन की नजर से आप दुनिया और देश की कौन सी खबर देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।